बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्या एक नई वकला तहरीक चलने जा रही है? वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ? सीनियर वकला जो वहाँ पर भारी फीसें तो वसूल करते हैं, लेकिन अदालतों में आना कबूल नहीं करते। वकला तहरीक अपनी सियासत के लिए कैसे अपने इस माजी में भी इस्तेमाल होते रहे, कैसे इन वकला ने अपने आप को जो है वहाँ पर अपनी ज़ाती शोहरत के लिए इस तहरीक को कैसे इस्तेमाल किया, और क्या आइंदा दिनों में कुछ नई तहरीक भी चलने जा रही है, इस हवाले से आज के हम वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत ही अहम गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई वकला की, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत से सीनियर वकला, जिनमें एतसाज़ अहसन, अली अहमद कुर्द, हामिद ख़ान और इसके साथ साथ सरदार लतीफ़ खोसा, काजी अनवर, सलाहुद्दीन अहमद, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और जस्टिस शाहिद जमील जैसे लोग जो थे वो भी शामिल हुए। मुनीर मलिक भी थे, वो भी शामिल हुए। और इसमें इसका एजेंडा जो था, जो इस पर बात की जानी थी, वो ये बात की जा रही थी कि जनाब मौजूदा दौर में अदलिया की जिस तरह से इज़्ज़त पामाल हो गई है, उसको किस तरह से बहाल किया जाए। इसमें मुख्तलिफ जो थे वहाँ पर सियासी कारकुन तो नहीं आ सके, अलबत्ता बहुत से ऐसे अफराद भी शरीक थे कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को ऐसे सहाफ़ी थे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरह बाज़ वकला थे, वो भी बाज़ सियासी जमातों की नुमाइंदगी करते हैं, और उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। जैसे सरदार लतीफ़ खोसा वगैरह बाकायदा पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के रुकन हैं। एतसाज़ अहसन साहब, जो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका एक नाम का ही ताल्लुक़ रह गया है, लेकिन हमायत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करते हैं, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पे मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो बहुत सारे अमूर पर बातचीत हुई, और इसमें ख़ास तौर पर जो जिस तरीके से साबित किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेज़ हैं, सिर्फ वो एक फेयर जजेज़ हैं, और बाकी तमाम के तमाम जजेज़ जो हैं वो बिल्कुल किसी एक पार्टी का हिस्सा है, वो ग्रुप का हिस्सा है, वो हुकूमत का हिस्सा है। उनको इस तरह से मेंशन किया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी का जो था, उनको पर शदीद तनकीद की गई, और उनको हदफ तनकीद का निशाना बनाते हुए कि जी उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के सहूलतकार थे, और उसमें उन्होंने वहाँ पर तमाम हर तरह से सपोर्ट फराहम की, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल जो अदलिया का जो इस वक्त हाल है कि आइनी बेंच बनाकर तमाम केसेस के जो है फ़ैसले किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल तो रही, वहाँ पर उसमें डिस्कशन होती रही, काफ़ी देर तक वकला उसके ऊपर बातचीत करते रहे। लेकिन इसमें जो था फिर उसका जो फ़ैसला किया गया, उसमें कहा गया कि जी मुल्क की तहरीक चलाने के लिए जो है वो एक कमेटी बनाने का फ़ैसला हुआ है, और बैरिस्टर एतसाज़ अहसन जो है वो वकला तहरीक कमेटी के सरबराह होंगे। और इसमें जो कमेटी में चौधरी एतसाज़ अहसन, हामिद ख़ान, सरदार लतीफ़ खोसा और अली अहमद कुर्द होंगे। काजी अनवर और सलाहुद्दीन अहमद भी वकला तहरीक कमेटी का हिस्सा होंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और जस्टिस शाहिद जमील और उनके साथ साथ जो है मुनीर मलिक, ये भी उस वकला तहरीक कमेटी का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस मौजूदा वकला तहरीक कमेटी के हवाले से बात करें, इससे पहले जो है हम माजी में चीफ़ जस्टिस, उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस जिन्हें परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उनके ओहदे से हटाया गया, चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। अब से इफ्तिखार चौधरी के दौर की बात करेंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में वकला जो थे वो बहुत बड़ी एक ताकत बनकर उभरे थे, और पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब का जलसे जुलूस करवाए, और उनको इस्लामाबाद से कभी लाहौर लेकर जा रहे हैं, कभी मुख्तलिफ मुल्तान लेकर जा रहे हैं, कभी कराची लेकर जा रहे हैं, कभी पेशावर लेकर जा रहे हैं, कभी रावलपिंडी लेकर जा रहे हैं। एक एक उनका जो ट्रिप होता था वहाँ पर, उसमें 2-2, 3-3 दिन लगते थे, और उसकी पूरे मीडिया के ऊपर ऐसे लाइव कवरेज हुआ करती थी कि जैसे बिल्कुल कोई सेलिब्रिटी जो है वो वहाँ पर ट्रैवल कर रही है। उनकी गाड़ियों की उनकी गाड़ी अगर ख़राब हो गई है तो उसकी इंजन प्लेट और क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हुई है, तो वो वहाँ पे कैसे वो मुरम्मत होगी, ये तक होता था। बिल्कुल लाइव कवरेज दी जा रही है कि चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो हैं वो हवाई ज़रूरिया के लिए भी अगर वहाँ पर किसी जगह पे जाकर रुकते थे तो उसको भी वहाँ पर बाकायदा ख़बर के तौर पर दिया जाता था कि जी वो यहाँ रुक गए हैं, अभी वो जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाने में उनके सामने क्या रखा गया,
इस तरह की कवरेज जो थी वो उस ज़माने में दी गई। मारूफ वकला जो थे वो तमाम के तमाम अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एक जो मेन डिफरेंस था वो डिफरेंस ये था कि इनको कवरेज बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो जितना भी मीडिया था, और बिलखुसूस उसमें उस वक्त जियो न्यूज़ टेलीविज़न जो था वो वहाँ पर उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट था, जो उनको मुकम्मल कवरेज देता था, लम्हा ब लम्हा जिसे कहते कवरेज। मैं ख़ुद उसका हिस्सा रहा हूँ, मुझे इस वजह से उसका बखूबी अंदाज़ा है कि किस हद तक हमें जो है वहाँ पर हमें वो कवरेज करनी होती थी, और उसको हम किसी भी तरह स्किप नहीं कर सकते थे। उस वक्त मीडिया में बाकी तमाम प्रोग्राम्स छोड़कर सिर्फ वो कवरेज जो है वहाँ पर इफ्तिखार चौधरी साहब की दौर की वो की जाती थी। तो ये सारा एक सिलसिला चलता था। बड़े नामी ग्रामी वकला जो थे वो उसमें शरीक होते थे। एतजाज़ अहसन साहब लीड कर रहे होते थे। बाज़ जो जमात इस्लामी के थे वो चाचा वर्दी लांदा क्यों नहीं, उस तरह की नज़में जो थी वो सुनाई जाती थी और सब उसके ऊपर झूम रहे होते थे। अली अहमद कुर्द साहब अपने बालों को यूँ झटके देते हुए बिल्कुल वहाँ पर ऐसे ऐसे कभी माइक गिरा देते होते थे, कभी डाइस गिरा देते होते थे। साथ ही उनके जो दीगर वकला थे उसमें हामिद खान साहब होते थे, मुनीर मलिक होते थे। ये सब एक पूरा जो था वो वकला का एक ग्रुप था। और उस ज़माने में ये हुआ कि वकला के इतने हाथ छूट गए कि पुलिस के साथ उनकी 2-3 बार जो झड़पें हुई, उसके बाद वो उनके इतने हाथ छूटे कि वो आम कचहरियों में भी पुलिस एहलकारों को बिल्कुल कोई इज़्ज़त देने को तैयार नहीं थे और आए दिन उनको मारा करते थे। ये सब कुछ सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब को भी जो इस कदर प्रोटोकॉल जो दिया गया, ये भी एक बड़ी गेम का एक हिस्सा था। और वो बड़ी गेम क्या थी? वो बड़ी गेम ये थी कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी थे, वो इससे मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते थे। और वही इशफाक परवेज़ कियानी थे कि जब नवाज़ शरीफ ने वकला के साथ जो था वो इस्लामाबाद का रुख किया, तो यही इफ्तिखार चौधरी ने उनको इशफाक परवेज़ कियानी ने गुजरांवाला में उनके साथ बात की, उनको वहीं पर रुकने का कहा और उसी दिन इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए। और बहाल होने के बाद उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर जिस तरह से अपने अदालती फ़ैसलों के ज़रिए दबाव डाला, वो भी एक अलग दास्तान है। और बिलाखिर परवेज़ मुशर्रफ को जाना पड़ा। कहने का मकसद ये है कि वकला जो है वो मैं उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन उनको एक तरह से इस्तेमाल किया गया। उनको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त की, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया और उसके बाद वकला का कोई किरदार नहीं रहा। ये अलग बात है कि वकला ने बहुत सारे ओहदे हासिल किए। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस के तर्जुमान हुआ करते थे अतर मिनल्ला, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़ुद वकील हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला। इसी तरह एतजाज़ अहसन जो हैं, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी जो है वहाँ पर ओहदा तो उनको ख़ास नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो थी वो बड़ी जानदार की। बैरिस्टर गौहर जो है इनके एतजाज़ अहसन साहब के असिस्टेंट हुआ करते थे, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बने हुए हैं। और इसी तरह बहुत सारे और वकला थे जिनको वहाँ पे कोई चंद लाख रुपए की फ़ीस हुआ करती थी, वो करोड़ों में फ़ीसें वसूल करने लगे। तो इस तहरीक से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदे उठाए, लेकिन जो असल फ़ायदा था वो इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने उठाया कि वो वहाँ पर उस वक्त वो आर्मी चीफ़ से होते हुए जो था वहाँ पर उन्होंने जो वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उसमें DGI ही थे। जब वो उनका सारा चल रहा था तो वो वहाँ पर उन्होंने आर्मी चीफ़ का ओहदा भी हासिल किया, एक बार एक्सटेंशन भी हासिल की। 6 साल तक वो अपना ओहदा मुकम्मल करने के बाद और परवेज़ मुशर्रफ को हटाने के बाद वो इज़्ज़त के साथ, खामोशी के साथ घर चले गए। कहने का मकसद ये है कि वकला तहरीक में आम तौर पर जो है वो अगर वकला की नीयत बहुत अच्छे की भी हो तो उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी शख्स के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बार फिर इस बार जो है वहाँ पर वो अदलिया की 26वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है। तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ वकला जो थे वहाँ पर जो 26वीं आइनी तरमीम हुई, तो इन्होंने उस वक्त क्यों एहतजाज नहीं किया कि जब ये सब कुछ होने जा रहा था, जब ये जजेस के साथ सब लाहौर से, हाई कोर्ट से और इनके तबादले की जो बातें थी और उस पर एतराज़ किया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता, 15 नंबर के जूनियर जज को नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ साथ जो है
तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस यहिया आफरीदी को कैसे लगाया जा सकता है, ये सब बातें हो रही थी। तो उस वक्त ये सब वकला किधर थे? कहने की बात यह है कि ये तमाम सीनियर वकला जो हैं वो वहाँ पर इस जब भी अगर अभी भी इनको कोई वहाँ पर निकलने की बात कर रहे हैं या तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इसमें इनको अभी भी कोई इशारा दिया गया है। माजी में जिस तरह इनको इशारा मिला, इनको मुकम्मल मीडिया कवरेज मिली, इनको बहुत सारे माली जो फ़ायदे थे वो हासिल हुए, जिसके बाद ही ये सब बाहर निकले। और उस वक्त जो अदलिया की आज़ादी की और चीफ़ जस्टिस की बहाली की जो तहरीक थी वो चलाई की। इस वक्त जो है वहाँ पर दोबारा 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये जो वकला है ये भारी फ़ीसें लिए बग़ैर इन किस्म के जो आइनी केसेस होते हैं उनमें पेश भी नहीं होते। जब इनको पेश होने का कहा जाता है तो ये बहुत करोड़ों रुपए की फ़ीसें जो हैं वो जो है वहाँ पर उनकी डिमांड करते हैं। और उसके बाद लेकिन अब सुनने में आया है कि यहाँ पर जो 5 वकला और ख़ासतौर पर जस्टिस जहांगीरी की तरफ से मुनीर मलिक साहब जो है वो पेश होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल वो उनकी तरफ से पेश हों। लेकिन ये जब आइनी मामलात होते हैं मुल्क में तो किसी सियासी जमात के पेरोल पे होने की बात तो ये वहाँ पर पेश हो जाते हैं, लेकिन वैसे ये आम वकला जो हैं वो उसमें पेश नहीं होते। आज इनको लग रहा है कि इनकी सियासत जो है, इनकी वकालत जो है वो वहाँ पे कमज़ोर होती पड़ रही है। तो ये 5 हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की हिमायत में निकल आए हैं। एक जज जस्टिस जहांगीरी जिनके ख़िलाफ़ जाली डिग्री का इल्ज़ाम है, उनकी हिमायत में निकल आए हैं। लेकिन इनके अपने साथी जो दीगर साथी थे, जब उनके साथ ऐसे मामलात थे, ये उस वक्त बिल्कुल भी नहीं निकले, अपने दफातर में बैठे रहे, खामोशी के साथ तमाम नज़ारा देखते रहे और अब एक बार फिर ये तहरीक चलाने के लिए निकले हैं। लेकिन ये तहरीक क्या चलेगी या इसका जो है वहाँ पर क्या एक बार फिर ये किसी के हाथ में इस्तेमाल होंगे? क्या अब की बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों इस्तेमाल होने जा रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट की कोई ग्रुप है जो बीच में इनको इस्तेमाल करना चाह रहा है? क्या मुख्तलिफ किसी सियासी जमात का कोई मखसूस एजेंडा है जिसके तहत इन्हें हाइप दी जा रही है? क्या वजह है कि वो जो है ये अब जब ये तमाम इस वक्त मुल्क जो है वो एक नॉर्मल सिचुएशन में चल रहा है, पाकिस्तान सफारती सतह पर कामयाबी हासिल कर रहा है, दीगर ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मईशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक पे जा रही है, तो अचानक इन वकला को जो है ख़्याल आया कि जनाब हमारी अदलिया जो है वो डूबती जा रही है। जब इससे पहले ये डूब रही थी, जब ये वहाँ पर तमाम कानून साजियाँ हो रही थी, जब ये अदालतों में ऐसे फ़ैसले हो रहे थे, उस वक्त ये सब अपने अपने दफातर में मौजूद रहे। यंग वकला जो थे वो वहाँ पर बिल्कुल आते रहे। ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा, ये वो लोग थे कि जो ऐसे लोगों ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ एक मज़ामत की अलामत बनकर खड़े रहे। मान लिया बिल्कुल वहाँ पे अदलिया में बिल्कुल गलत फ़ैसले किए, लेकिन आप सब लोग कहाँ थे? ये सब लोग बुज़ुर्ग वकला जो वहाँ पर जिनकी करोड़ों की और बाज़ की तो अरबों तक में ये फ़ीस वसूल करते हैं, ये खामोशी के साथ अपने दफातर में बैठे रहे। लग यूँ रहा है कि शायद अब इनकी जो वकालत थी वो वहाँ पर कम होती जा रही है, इनको वहाँ पर उस तरह से केसेस नहीं मिल रहे, इनको फ़ीसों की अदायगियाँ नहीं हो रही जिस मकसद के लिए ये दोबारा जो है वो मैदान में आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब मैदान में आ रहे हैं तो उसके बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस भी होंगे। सबसे पहला चैलेंज तो इनको ये है कि इनको वो मीडिया जो है वो उस तरह से दस्तयाब नहीं होगा जिस तरह माजी में होता रहा। आज के मैं अखबारात देख रहा था तो मुझे किसी भी जगह पर जो कल ये गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस थी उसकी तफसील मुझे नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि इनको आम मीडिया तक रसाई नहीं मिलेगी, इनको ज़्यादातर डिपेंड सोशल मीडिया पर ही करना पड़ेगा। क्या सोशल मीडिया को एक बड़ी तहरीक का सबब बन सकता है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है इनके पास कोई ऐसी हिकमत अमली हो, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो मेरा ख़्याल है जो विश है वो उसमें किसी भी तौर इस तरह की नहीं है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बिलखसूस अदलिया के ख़िलाफ़ अदम इस्तेहकाम हो। 26वीं आइनी तरमीम जो उन्होंने करवाई है वो उन्होंने बिल्कुल करवाई ही इसी मकसद के लिए है कि जिस तरह से अदलिया में बाकायदा बंदियाली कोर्ट के इल्ज़ाम लगते थे, गुड टू सी यू के इल्ज़ाम लगते थे, उन तमाम इल्ज़ाम से बचा जाए। लिहाजा मेरा ख़्याल है कि फ़िलहाल इनको कुछ ऐसी सपोर्ट जो है वहाँ पर ना इस्टेब्लिशमेंट से मिलेगी, ना मीडिया से मिलेगी, ना किसी और तरह से मिलेगी। तो अब उसमें ये जो सीनियर वकला हैं वो क्या करेंगे? गुज़श्ता रोज़ हमारे दोस्त ही हैं सदीक जान, उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा
अच्छा मशवरा भी दिया और एक बात भी की, इसी तरह से तनकीद उन्होंने की अपने ही सीनियर वकला के ऊपर और कहा कि जनाब आप यहाँ पर बैठे ठंडे कमरे में जो इजलास कर रहे हैं, इसके बजाय अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ये इजलास करते और वहाँ पर आप आकर बैठते और इस तमाम सूरत हाल के ख़िलाफ़ लड़ते तो शायद आज नताइज कुछ मुख्तलिफ होते। मैं बिल्कुल सदीक जान की इस बात को एंडोर्स करूँगा कि अगर वो वाकई ऐसा इस तरीके से वो लड़ाई लड़ते तो शायद ये कानून साजी ना होती और आज जो अदलिया जिस बहरान में है, जिस मुश्किल में है और जिस तरह से अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो शायद ना लगते। लेकिन ये तमाम बुज़ुर्ग जो वकला हैं, भारी भारी फ़ीसें लेने वाले, ये आज फिर इकट्ठे हुए हैं, तो इससे एक बात को शक जो है वो पैदा हो रहा है कि ये शायद किसी के एजेंडे के लिए बैठे हैं। अगर ये इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ के नाम पर जो है वो अगर इस्तेमाल हो गए, उनके मकासद के लिए अगर इस्तेमाल हो गए, तो आइंदा ये कोई तीसरी तहरीक चलाने के लिए दोबारा ये मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि तारीख़ इनका सफाया मुकम्मल तौर पर कर देगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।